बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नूरुल आपकी खिदमत में हाजिर है। हुकूमत ख़त्म हो रही है, निगरान हुकूमत बनने जा रही है, इलेक्शन होने की बातें हो रही हैं, लेकिन बूटों वाले ने क्या इशारा दिया है कि सियासतदान क्या कर रहे हैं और उनके साथ क्या सलूक होगा। और निगरान हुकूमत सिर्फ 3 माह की होगी या फिर लंबा अरसा है, 2 साल तक का, उसकी क्या कहानी है। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊं कि इलेक्शन होते हुए क्यों नज़र नहीं आ रहे। वैसे तो सारी बातें उसी से लिंक्ड है कि इलेक्शन नहीं होते हुए नजर आ रहे। मैं आपसे बार बार जिक्र करता हूं कि मौजूदा हुकूमत ख़त्म होगी, इस असम्बली की मियाद ख़त्म हो जाएगी, निगरान हुकूमत भी बनेगी, लेकिन इलेक्शन होते हुए नहीं नज़र आ रहे। निगरान हुकूमत के लिए बहुत सारे नाम आ रहे हैं, अब वो कुछ और नाम भी ऐड हो गए हैं, चले वो भी, चूँकि अभी कोई ख़ास सामने नज़र नहीं आ रहा किसी भी पार्टी की तरफ से, तो मैं भी आपके पास मज़ीद कन्फर्मेशन के साथ 5-6 नाम इकट्ठे बताऊंगा, जिसमें कैबिनेट के लोगों के नाम भी शामिल हो जाएंगे। लेकिन मसला ये है कि ये सारे काम करने के लिए जब इलेक्शन का दौर हो, जब इलेक्शन सर पर हो, अगर 3 माह का वक्त है, 9 तारीख को असम्बली डिज़ोल्व होनी है और उसके बाद 90 डेज़ का टाइम होना है इलेक्शन के लिए, तो नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान में नहीं है, आसिफ जरदारी साहब पाकिस्तान में नहीं है, मौलाना फजलुर रहमान साहब पाकिस्तान में नहीं थे। वो धमाके की वजह से, जो एक सान्या हुआ है बाजोड़ में, उसकी वजह से वो वापस आ गए हैं, अदरवाइज़ वो भी पाकिस्तान में नहीं थे। तो ये तमाम बड़े लीडर्स इन बड़ी पार्टीज़ के, इमरान खान साहब इसलिए पाकिस्तान में है कि वो पाकिस्तान से बाहर जा नहीं सकते। वो कहने को तो वो हमेशा यही कहते रहेंगे कि देखें मैं डटा हुआ हूँ, मैं कहीं नहीं जा रहा, लेकिन उनकी पार्टी के एक एक बंदा जैसे भागने के चक्रों में है, इसी तरह इमरान खान साहब ने भी भाग जाना था, लेकिन वो भी भागने की उनके पास गुंजाइश नहीं है, इसलिए वो नहीं जा रहे। तो जब ये बड़े लीडर्स यहाँ पर मौजूद नहीं है, तो इसका मतलब इलेक्शन होना थोड़ा सा मुश्किल भी नज़र आ रहा है। और वैसे तो राजा रियाज साहब जो हमारे अपोजिशन लीडर हैं, फॉर्मल अपोजिशन लीडर हैं, जिन्होंने वज़ीर आज़म के लिए नाम पेश करने हैं, और अभी तक हमारा ख्याल ये है कि उनके जो सिलेक्शन होनी है, निगरान वज़ीर आज़म की इंतखाब होना है, वो उस लिस्ट में से होगा जो राजा रियाज साहब देंगे। वज़ीर आज़म साहब ने 3 नाम देने हैं, 3 नाम राजा रियाज साहब ने देने हैं, और वज़ीर आज़म साहब ज़ाहिर है अपनी इत्तेहादी जमातों के साथ मशावरत से देंगे। वैसे उसमें भी उन्होंने पीपल्स पार्टी के साथ मशावरत करके जो खबरें आ रही हैं कि 5 नाम शॉर्ट लिस्ट कर लिए हैं, लेकिन MQM का कहना यह है कि हमारे साथ मशावरत ही नहीं की गई। अभी आपस में उनके इतने सारे मसाइल हैं पोलिटिकल पार्टीज़ के कि वो सेटल नहीं हो रहे हैं, ना ऐसे लग रहा कि वो किसी तरतीब से, किसी सिस्टम के मुताबिक चल रहे हैं ताकि कोई अच्छा इख्तिताम हो और अगला इलेक्शन की तरफ हम चलें, लेकिन इस तरह की कोई चीज़ नहीं नज़र आ रही है। दूसरी तरफ राजा रियाज साहब ने अपोजिशन जमातें जो उनके साथ होंगी उनसे मुशावरत करनी है। अच्छा, उसमें वैसे मुझे नहीं लगता कि किस जमात से मुशावरत करेंगे। बज़ाहिर अगर देखा जाए तो हो सकता है वो काफ लीग से कर लें। वैसे तो काफ लीग वाले भी हुकूमत के साथ ही हैं, जो अब काफ लीग है। परवेज़ इलाही साहब तो माशाल्लाह से वैसे ही PTI को प्यारे हो चुके हुए हैं, अब तो खैर किसी और को प्यारे हुए हैं, और वो निकलने की कोशिश में कोई नहीं, कुछ नहीं सुनी जा रही उनकी बात। खान साहब अलग फंसे हुए हैं अपोजिशन लीडर के तौर पे या अपोजिशन की एक पार्टी के तौर पे, तो वो बेचारे अपने भाग रहे हैं किसी तरह जेल से बच जाएं। वो तोशा खाना का एक केस है जिसके लिए वो ट्रायल कोर्ट में दरखास्तें दे रहे हैं, वो एट द सेम टाइम हाई कोर्ट में उनकी पेंडिंग है चीज़ें, और अब वो सुप्रीम कोर्ट में भी पहुँच गए हैं। कल वो सुप्रीम कोर्ट में गए हैं उसके लिए, और सुप्रीम कोर्ट ने फ़ौरन उन्हें नंबर मार्क करके इशू कर दिया है, लेकिन अभी देखें उसकी कार्रवाई क्या शुरू होती है। तो एक केस के लिए ट्रायल कोर्ट से भी फैसला नहीं हो रहा, उसको रुकवाने के लिए हाई कोर्ट में गए हैं, हाई कोर्ट से डिसीजन नहीं हुआ कि रोकना या नहीं रोकना, तो वो सुप्रीम कोर्ट में चले गए। मतलब उन्हें मुसीबत पड़ी हुई है कि मैं किसी तरह बच जाऊं, बस फ़ौरन गिरफ्तार होकर अंदर ना चला जाऊं। और इतने सारे केसेस हैं, 9 मई वाले वाक़यात के सारे केसेस उनके खिलाफ हैं। टेरियान जो उनकी बेटी है उसका केस किसी ना किसी तरह से फिर दोबारा खुल जाएगा। अलकादिर ट्रस्ट का केस अलग से मौजूद है, 190 मिलियन पाउंड की करप्शन का मामला है। केसेस तो और भी बहुत सारे हैं, लेकिन इन सारे केसेस में वो फंसे हुए हैं। तो क्या राजा रियाज साहब उनसे भी मुशावरत करेंगे? साथ ही उन्होंने एक बड़ा बयान ये दे दिया कि 2 साल तक के लिए भी एक निगरान सेटअप चल सकता है। उनका कहना यह है कि इलेक्शन 2 साल तक लेट हो सकते हैं। मतलब ज़ाहिर है उन्हें क्या फ़र्क पड़ता है, वो बेचारे तो खुद इस चक्कर में हैं कि किसी तरह उन्हें नून लीग से टिकट मिल जाए। अच्छा, लेकिन जब वो 2 साल कहते हैं, असल में उन्हें ये भी तो पता ना कि नून लीग ने पता नहीं टिकट देना या नहीं देना, तो दूसरी पार्टी जो असल बड़ी पार्टी है, शायद वो कोई ऐसा बंदोबस्त कर दें कि उनके लिए भी कोई मुस्तकबिल की जो राह है अब वो हमवार हो जाए। आप देखें, हैरत की बात यह है कि जो अपोजिशन लीडर हैं कौमी असम्बली में, उनके साथ कोई 4 बंदे भी नहीं हैं प्रैक्टिकली,
एक हो ना कि कोई ग्रुप बना हुआ है, मतलब वो भट्टू साहब थोड़े से लोगों के साथ वज़ीर आला बन गए थे, परवेज़ इलाही साहब 10 लोगों के साथ वज़ीर आला बन गए थे, इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। राजा रियाज साहब के साथ तो मुझे लगता है 10 लोग भी नहीं होंगे, लेकिन बहरहाल वो अपोजिशन लीडर हैं और उन्होंने देना है, नाम भी देना है वज़ीर आज़म के लिए। उन्हें किसने देना है, ये असल सवाल ये है, और ये वो सवाल है जिसका जवाब हम सबको पता है, ठीक है ना। उन्होंने ही देना है और होपफुली वही एक्सेप्ट हो जाएगा। वैसे तो हमारे वज़ीर आज़म साहब जो हैं उन्होंने भी जाके इस तरह करके कहना कि सर आप मुझे दे दें, मैं वो नाम फॉरवर्ड कर देता हूँ। मतलब मुझे श्योर है वज़ीर आज़म साहब ने इसी तरह से करना है, कहता सर सर को मसला ही कोई नहीं, आप मुझे बताएं, मैं प्रपोज कर देता हूँ। अच्छा, और अगर वो उधर से आ गया तो राजा रियाज साहब को भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा और आराम से ये मामला सेटल हो जाएगा। लेकिन बहरहाल एक बूटो वाली सरकार है। वैसे तो बूटो वाले आपको पता ना कौन है, लेकिन एक साहब है बूटो वाले जिन्होंने बूट टेबल पे रख के टेलीविज़न पे प्रोग्राम किया हुआ है, जनाब फैसल वाडा साहब। फैसल वाडा साहब का क्लेम ये है, या वो शो ये करते हैं कि वो इस्टेब्लिशमेंट के आदमी है, फ़ौज के आदमी है। अच्छा, वो अकेले नहीं है, हमारे यहाँ इस तरह के लोगों की ढेर लगा होता है और लोग बड़े फ़ख्र से बताते हैं। हमारे जो साबका वज़ीर थे वफाकी शेख रशीद साहब, वो बड़े फ़ख्र से बताते थे कि मैं गेट नंबर 4 का आदमी हूँ, और अपने आप को उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता इतना सीनियर कर लिया था कि वो जनरल बाजवा से भी सीनियर हो गए थे अपने आप में। वो कहते ना अपने वल्लों, तो अपने वल्लों वो जनरल बाजवा से भी सीनियर हो गए थे और वो कहते थे मैं उससे भी सीनियर हूँ। अच्छा, फिर हुआ ये कि उन पे पाबंदी लग गई, फिर वो अब 4 क्या 1 2 3 4 5 6 किसी भी गेट पे उन्हें फटकने भी नहीं देता था, कोई उधर करीब भी नहीं लगने देता था। तो फिरते हैं मीर खार, कोई पूछता नहीं, वो कभी कभार कोई चुटकुला छोड़ देते हैं, कोई ऐसा बयान दे देते हैं और उसके बाद वो मीडिया में आने की कोशिश करते हैं, फिर छुपते फिरते हैं, पकड़े ना जाएं, इस तरह की चीज़ों के साथ वो जा रहे हैं। लेकिन फैसल वाडा साहब का भी ऐसा ही मामला है और उन्होंने पिछले कुछ अरसे में खुद को निगरान वज़ीर आज़म के तौर पे भी पेश किया। कुछ सोर्सेज से जो खबरें आई वो उन्होंने खुद फ्लोट की थी। फिर उन्होंने अपने आप को सदर पाकिस्तान का भी उम्मीदवार बनाया हुआ है कि मैं सदर बन जाऊँगा। लेकिन उन्होंने ताज़ा तरीन जो कल ट्वीट किया था, एक बड़ा तफसीली ट्वीट किया उन्होंने, उसमें उन्होंने नवाज़ शरीफ साहब, आसिफ जरदारी साहब, मौलाना फजलुर रहमान साहब और इमरान खान साहब सबको रगड़ा लगा दिया। उन्होंने कहा कि जनाब नवाज़ शरीफ साहब भी वो ख्वाजा आसिफ साहब वाले बयान का हवाला देते हुए उन्होंने वो बड़ा डिटेल से एक ट्वीट है उसमें कि नवाज़ शरीफ साहब के करीबी साथी ख्वाजा आसिफ ने बताया कि मियां नवाज़ शरीफ ने वापस आने के लिए जिस बाजवा साहब का नाम जलसों में लेकर अपनी हुकूमत के खात्मे का बयानिया बनाया, उसी बाजवा साहब की एक्सटेंशन के लिए ज़ोर देकर वोट दिलवाया। इसी तरह वो दूसरी तरफ जो है इमरान खान साहब ने भी हुकूमत के लिए एक्सटेंशन दे दी थी बाजवा साहब को जो ऑफ़र कर रहे थे। आसिफ जरदारी साहब के हवाले से भी उनके इसी तरह के ख्यालात हैं और मौलाना फजलुर रहमान साहब के भी हवाले से। अब इसमें जो नुक्ता है असल में बयान करने वाला वो ये है कि हर शख्स इस वक्त जो पॉलिटिक्स में है वो अगले सेटअप में अपने लिए कोई बेहतर पोजीशन चाहता है। तो अगर वाडा साहब को ये नज़र आ रहा हो कि 3 महीने के बाद एक पॉलिटिकल गवर्नमेंट बननी है इन 3-4 पॉलिटिकल पार्टीज़ में से किसी की, तो वो उसको थोड़ा सा मार्जिन देते हैं और उनके करीब होने की कोशिश करते हैं। लेकिन वो तो रगड़ा लगा रहे हैं, वो कह रहे हैं ये सारी पार्टियाँ बाजवा साहब गलत हैं या ये सारी 14 पार्टियाँ PDM प्लस PTI ये सारी गलत हैं, और ये जो हमारे आजमाए हुए लोग हैं सियासतदान नवाज़ शरीफ साहब, आसिफ जरदारी साहब, मौलाना फजलुर रहमान साहब और इमरान खान साहब, ये सारे हमें नज़र रखनी चाहिए कि ये आजमाए हुए लोग हैं और इन्होंने कुछ नहीं किया, इनके अपने फ्रेम टेढ़े हैं, ये मुल्क को सीधा कहाँ से करेंगे, ये खुद चल नहीं सकते, मुल्क को कहाँ से चलाएंगे, ये खुद खड़े नहीं हो सकते तो मुल्क को कहाँ से खड़ा करेंगे, और ये सब एक्सपायर हो चुके हैं, इनकी एक्सपायरी डेट गुजर चुकी हुई है। तो फैसल वाडा साहब का ये स्टेटमेंट और उनका इंटरव्यू उसके बाद टेलीविज़न पे ये सारा बता रहा है कि ज़ाहिर है उनके जहाँ जहाँ ताल्लुकात हैं, अगर उनके ताल्लुकात हैं तो उनके लिए बड़ा क्लियर मैसेज है कि कुछ नहीं होना, अभी कोई हुकूमत नहीं आनी, यही सिस्टम चलना है। यानी निगरान हुकूमत जो आएगी ये एक लंबे अरसे के लिए, वो लंबा अरसा कितना हो सकता है ये सियासतदानों पर डिपेंड करता है, क्योंकि नून लीग ने, पीपल्स पार्टी ने, सब ने मिलकर फिर थोड़ी सी कैंपेन चलानी है। शुरू में तो ज़रा आराम से भी चलेंगे, लेकिन ज़ाहिर है फिर बाद में कैंपेन भी चला सकते हैं। उनकी कैंपेन पर, उनके प्रेशर पर डिपेंड करेगा कि ये कितनी देर चलना है सेटअप, और अगर वो लंबा चल जाता है 1 साल से ज़्यादा या 2 साल तक के लिए, और ये 2 साल का मत भूलिएगा, बाजवा साहब के ज़माने से मैंने जो 3-4 दिन पहले वीलॉग किया था,
बाजवा साहब ने जो लोगों से गिफ्ट्स भी लिए थे, कोई साहब ने उन्हें गिफ्ट देने शुरू कर दिए थे, क्योंकि बाजवा साहब ने उन्हें ऑफर दी थी कि मैं एक निगरान सेटअप बना रहा हूँ, आपको उसमें लेकर आऊँगा और वो 2 साल के लिए होगा निगरान सेटअप। तो इस तरह की प्लानिंग बड़ी पुरानी है। और अब तो एक बड़ा काम वो जो इकोनॉमी के हवाले से हो रहा है, स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल जो बन गई है, जो मैंने गुज़श्ता रात वाले वीलॉग में भी जिक्र किया था, जब जनरल्स और ब्रिगेडियर्स प्राइम मिनिस्टर हाउस में बैठकर काम कर रहे हैं और मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स पे, और पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट कैसे लेकर आनी है, उसको कैसे सिक्योर करना है, इम्प्लीमेंटेशन कैसे होनी है, एग्जीक्यूशन कैसे होनी है, चलना कैसे है, बजाय वो रेड टेप के चक्कर में फ़ाइलों की नज़र हो जाए और ब्यूरोक्रेसी की हर्डल्स वहाँ आ जाएं और वो काम ही ना उसके बजाय अगर फ़ौजी अफसरों ने इसको टेकअप कर लिया है तो उसकी कंटिन्यूटी की भी ज़रूरत होगी। ज़ाहिर है वो 3 महीने में तो ये सारे काम नहीं हो जाएंगे, तो इसलिए भी नज़र आता है कि शायद ये सिस्टम अब थोड़ा सा ज़्यादा अरसे के लिए चले। अच्छा, 2 चीज़ों का इम्तहान है, ए पॉलिटिकल लीडरशिप का कि वो इसको कैसे मैनेज करते हैं और किस तरह कोशिश करते हैं कि एक जमहूरी हुकूमत का तसलसल चलता रहे, और बी क्या उनके पास जमहूरी तसलसल के साथ अवाम को देने के लिए कुछ है या अवाम से सिर्फ कुर्बानियाँ मांगनी है। मतलब मैं 100% जमहूरियत के हक़ में हूँ, मैं चाहता हूँ जमहूरी निज़ाम चले, लेकिन जमहूरियत का बड़ा सिंपल सा असूल है जो हमने पढ़ा था बचपन से और वही दुनिया भर में माना जाता है कि गवर्नमेंट ऑफ पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। लोगों की हुकूमत लोगों के ज़रिए लोगों के लिए। तो क्या हमारे सियासी लीडर्स के पास कोई ऐसा प्लान है कि वो जमहूरी निज़ाम को तसलसल के साथ चलाते हुए हमारे लिए, अवाम के लिए भी कुछ कर सकते हैं? अहम सवाल है, इसके बारे में सोचिएगा। और वोट देते हुए और जब आप इलेक्शन कैंपेन्स में हिस्सा लेंगे तो हम सबको अपने सियासी लीडर से अपनी अपनी पसंद के, जिसको पसंद करता है, उनसे ये सवाल ज़रूर करना चाहिए कि वो हमारे लिए क्या करेंगे। शुक्रिया।